हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साइंस के सेगमेंट में हम लोगों ने फिजिक्स में लास्ट टर्न तक सबसे पहले वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, द्विविमीय गति का स्पेसिफिक टॉपिक प्रोजेक्टाइल, जिसको प्रक्षेप्य बोलते हैं, उसमें भी जितनी चीज़ें थी वो सारी। उसके बाद हम लोग स्विच कर रहे थे, तो जो मोशन है है ना, या जो कह लो लॉज ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने दिए थे, उन लॉज ऑफ मोशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कि भाई इनर्शिया क्या है। जड़त्व की जो अवधारणा आई वो इनिशियल में गैलीलियो ने दी कि जो अवस्था है उसी में रहने की कोशिश करती है बॉडी। अगर वो विराम में है तो विराम, और अगर गति में है तो वो गति में रहने की ही कोशिश करती है। इन्हीं को अप्लाई करते हुए न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दे दिया, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। विराम का, गति का और दिशा का, जड़त्व का नियम, है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण थे। घोड़ा चल रहा है, अचानक रुक जाए। गाड़ी चल रही है, अचानक से रुक जाए। चलती हुई गाड़ी, या सॉरी रुकी हुई गाड़ी अचानक से चल जाए। ट्रेन में चलते चलते अगर उतरे तो हमको क्या चीज़ अपनानी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल थे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था उसकी बात करो तो वो बता रहा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ साथ संवेग में जो परिवर्तन होता है वो फोर्स के बराबर होता है ना। वो समझाया था। और वहीं से निकल के आ रहा था F बराबर m इंटू ए। क्या निकल के आ रहा था? F बराबर m इंटू ए। देखो यही तो था। ये कह रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हमने पूरा आपको समझा दिया था। यहां पर ये आया था और फिर ये मैंने कहा था आप शॉर्ट रूप में कुछ ऐसे लिख सकते हो। मान लो ये था ना dp और dt। p बराबर अगर mv में लिखता तो m को कहां निकालता? बाहर। तो बताओ ये dv अपॉन dt, और यही क्या आता? m इंटू ए। ठीक है। फोर्स का एसआई मात्रक आप कह दोगे न्यूटन है। डाइन किसका मात्रक है? सर फोर्स का ही मात्रक है सीजीएस में। और अगर एक न्यूटन की बात करो तो वो 10⁵ डाइन हमको देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के देखो पूछने को तो ये कम पूछ के आपसे वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस पूछ सकता है ना। जैसे देखो यहां देखो पहली चीज तो ये समझ लो, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पर यहां की ओर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है वो कितना है? 5 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है अगर इस बॉडी का जो मास है वो 5 kg है, तो आप मुझे बताओ ये किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा। ठीक, तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम जो ये फोर्स लगाते हैं ना, जो कि m इंटू ए के रूप में आता है, वो फोर्स नेट या रिजल्टेंट होता है। क्या होता है? नेट या रिजल्टेंट। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? सदिश। और सदिश को हम सदिश के योग जैसे जोड़ते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ इधर की ओर ये 10 न्यूटन था और इधर की ओर ये 5 न्यूटन था। आप मुझे बताओ एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर, दोनों कितने पर काम कर रहे हैं? आप कहोगे सर अपोजिट दिशा में है, 180 पर काम कर रहे हैं। और 180 के लिए अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो कुछ आता है R बराबर ए माइनस बी। ठीक है, याद करो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था ना। क्या बताया था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। याद आ रहा? अब यहां कॉस थीटा, दोनों वेक्टर के बीच की वैल्यू 180 है। ठीक, या तो देखो जनरल आप देख लो, ये 10 है ये 5 है, बड़ा कौन है? ये। तो रिजल्टेंट इसी की ओर लगेगा, कितना कह दोगे? 5 न्यूटन, है ना। और मास मुझे बताओ कितना है? m 5 kg। आप कह दोगे ए बराबर
एफ नेट अपॉन में एम। एफ नेट है 5 और एम भी कितना है 5, तो 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, लेकिन इनको आप समझे रहो, क्योंकि वो पूछता है अधिकतम न्यूनतम 60 डिग्री, तब आप इसको लगा लोगे। जैसे यहां मैं cos 180 रखता हूं तो वो -1 आता, और मुझे बताओ ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर और 180 रखूंगा तो माइनस के 2ab, जो कि मुझे देगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या आएगा a माइनस बी। यही तो है। अब बड़ा कौन है 10, छोटा कौन है 5, 10 में से 5 को हटा दो, फोर्स जो है नेट वो आ गया 5 न्यूटन, तो a की वैल्यू F अपॉन एम से मैंने निकाल ली। एग्री, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज कुछ ऐसे कर दूं कि यही है वो सेम ब्लॉक, ठीक है, लेकिन इस बार जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो कुछ ऐसे लगा रहा हूं, मतलब यहां इस क्षैतिज से ये जो एंगल बना रहा है, मान लो ये बना रहा है 60, ठीक है, और मैंने आपसे कहा सर इधर की ओर भी एक फोर्स इस ब्लॉक को खींच रहा है, और वो यहां पर मान लो ये है 30 न्यूटन, ठीक, और यहां पर इधर की ओर मैं खींच रहा हूं इसको F2 फोर्स से, और वो है सर 15 न्यूटन, ठीक, या 10 न्यूटन कर लो। एग्री। अब वो मुझसे कह रहा है कि अगर इस ब्लॉक का जो मास है वो 10 किलोग्राम है, तो इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण बताओ कि ये किस त्वरित गति से चल रहा है। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। अब सर यहां पर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फोर्स ना देके ये जो फोर्स है ये इधर क्षैतिज से 60 का कोण बनाते हुए दिया, तो देखो मैंने आपको रेजोल्यूशन बताया था कि अगर ये फोर्स F है और ये क्षैतिज से बनाता है थीटा और इधर ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा की दिशा में एक घटक लेते हैं F cos थीटा और इधर की ओर क्या लेते हैं F sin थीटा। ठीक है, अब या तो आप वर्टिकली ले लो या तो आप हॉरिजॉन्टली ले लो। ये वाला फोर्स देखो इधर की ओर हॉरिजॉन्टली लग रहा ना, तो इसके फोर्स का क्षैतिज की ओर आप घटक ले लो, और वो घटक मुझे देख के बताओ कितना होगा F, और देखो थीटा से चिपका क्या होता है cos, तो cos 60, और इधर की ओर लोगे तो क्या लोगे F sin 60। समझ में आई बात। अच्छा, अब बॉडी मूव करेगी तो मुझे बताओ F की वैल्यू अगर मैं 30 रखूं तो 30 और cos 60 हाफ होता है ना, कितना हुआ 15। समझ में आई बात, 15, और इधर की ओर कितना लग रहा था 10, तो मुझे बताओ ये लग रहा है भाई 15 और ये लग रहा है 10। ठीक है, दो वेक्टर 180 पर बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो बताओ F बराबर फिर से एम ए लगाने पर ए जो है वो F नेट ओवर एम आएगा, तो F नेट देखो 15 में से 10 हटा दो कितना बचा 5, और m कितना दिया हुआ है सर 10, तो मुझे बता दो पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे कितना आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से ये भागेगा। ठीक, सर आपने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो मास है ये हवा में तो उड़ नहीं रहा, इसका मतलब जो ऊर्ध्वाधर वाला ऊपर वाला जो ये फोर्स है ये इसके वेट यानी जो mg कहाँ काम कर रहा है नीचे, उसके क्या होगा बराबर। इसी वजह से हमने केवल क्या ले लिए क्षैतिज घटकों को लेके और सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ये आप सीख गए तो देखो एक चीज हम आपको सिखाते हैं जिसको बोलते हैं लिफ्ट में आपका आभासी वेट। ठीक है, समझना ध्यान से ठीक, देखो आपको किसी भी बॉडी को अगर संतुलन में है ना देखना है, तो आप
पहले फोर्सों को देख लो कि फोर्स जो है वो कहाँ रिजल्टेंट पे आ रहे हैं। ठीक, जैसे समझो मैंने आपसे कहा देखो ये एक लिफ्ट है, ठीक, इस लिफ्ट में मान लो ये बैठे हो आप, ठीक, और देखो ये लिफ्ट जो है ये कहीं बंदी होगी, ठीक है। तो अगर ये लिफ्ट मान लो ऊपर जा रही है, ठीक है, किस त्वरण से, तो कहोगे एक्सेलरेशन किससे, ए से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, ध्यान देना, अब मुझे आप बताओ आपका जो वेट है वो हमेशा कहाँ काम करेगा, नीचे करेगा। तो तुम मुझे बताओ अगर ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ध्यान देना, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो आप मुझे बताओ इस ब्लॉक पर जहां आप खड़े हो उसका जो नॉर्मल है वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर। आपने कह दिया ये, ऐसे समझ लो, देखो ये आप यहां पर ये खड़े हो, ठीक, तो आपका जो नॉर्मल है ना, जो धरती आप पर लगा रही है वो क्या होगा, आर, और आपका भार mg वो कहां लग रहा होगा, नीचे। अब बताओ आर बराबर mg है तभी तो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक। लेकिन लिफ्ट के केस में हम लिफ्ट को या तो एक्सेलरेट करेंगे ऊपर या एक्सेलरेट करेंगे नीचे, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाएंगे या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे ले जाएंगे। तो हम जो भार महसूस करेंगे वो क्या कम है, क्या ज्यादा है, या भारहीनता की स्थिति है, ठीक। अच्छा, आप मुझे बताओ ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो मेरे पर ये जो मैं हूं उस पर रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना काम कर रहा है। सर हम अगर नीचे जा रहे होते तब mg बड़ा होता, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। तो मुझे बताओ इस पर, मुझ पर जो रिजल्टेंट एफ नेट आया वो आर और माइनस के mg। बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, यही तो होता है m इंटू ए, यही होता है क्या, m इंटू ए। तो बताओ मास तो चेंज होता नहीं और ये ले लिया ए। समझ में आई बात। तो मुझे बताओ ये जो आया क्या आया, आर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, mg प्लस के ma। अच्छा मुझे बताओ m को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया, g प्लस ए। पहले मेरा वेट क्या था, mg, अब उसमें कोई चीज जुड़ गई है, वो कितनी हो गई, ma। तो मुझे बताओ g में अगर कोई चीज जुड़ेगी तो बताओ ये क्वांटिटी कुछ बढ़ नहीं जाएगी, और फिर मास का गुणा है, मतलब मैं अपना वेट ज्यादा महसूस करूंगा। पहले कितना कर रहा था, mg, अब कितना हो गया, mg प्लस ए, ठीक है। तो बताओ मैं खुद को भारी महसूस करूंगा। बात समझ में आई, भारी कब, जब वेलोसिटी कहाँ, एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर, ठीक। अच्छा, दूसरा केस अगर मैं लूं, बिल्कुल यही लिफ्ट ले लूं, ठीक है, यही लिफ्ट लूं और लो ये है, यहां पर मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक ये, ठीक, और अब इस बार ये तो बंदी है और लिफ्ट कहां जा रही है, ए एक्सेलरेशन से, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहां जा रही है, नीचे। कहां जा रही है, नीचे। तो मुझे बताओ हमेशा वेट तो मेरा नीचे ही काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नॉर्मल हमेशा कहां काम करेगा, ऊपर। अब अगर इसका मूवमेंट कहां हो रहा है, नीचे, तो इस पर जो रिजल्टेंट है वो mg माइनस एन होगा, जहां एन को मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, या आप सुविधा के लिए आर लिख लो, जो लिखना चाहो, ठीक है, ठीक है। चलो तो बताओ अभी ये नीचे जा रही है ना, मतलब mg है ज्यादा, उसमें से मैं r को घटा दूं और यही है ma, एग्री। तो मुझे बताओ r मुझे चाहिए है ना, r, तो mg माइनस ma, एग्री। m को हटा दो तो g माइनस के, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब पहले mg महसूस कर रहा था उसमें से कुछ कम कर दिया। तो मुझे बताओ कुछ कम अगर होगा तो आप कैसा महसूस करोगे, 100 था 80 हो गया
तो कम महसूस करोगे ना, मतलब वेट में या कह लो कि भार में आप क्या महसूस करोगे, कमी। एग्री? मतलब ऊपर जाए, ऊपर जाए तो कुछ मत किया करो, ऊपर गया तो mg था, नीचे आपने क्या लगा दिया, ma, मतलब इनहेंस हो गया। और नीचे जाए तो भैया mg तो है, ऊपर ले जाओ ऊपर तो ma, मतलब कम। अधिक महसूस जब हम ऊपर जाते हैं त्वरण से, और कम महसूस जब हम नीचे जाते हैं त्वरण से। ठीक है, अच्छा। थर्ड केस, वो कह दे सर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, ठीक है, तो mg तो हमेशा नीचे, r ऊपर या नॉर्मल ऊपर, और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो तुम मुझे बताओ v क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो आप जानते हो अगर v कांस्टेंट है तो a क्या होगा, 0 होगा ना। तो बताओ अभी रिजल्टेंट कितना काम कर रहा है, मान लो ये ऊपर जा रही है, r माइनस के mg बराबर, मैं m इंटू ए लिखूं, और चूंकि a क्या है, 0, तो मुझे बताओ r की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg। मतलब जो आपका एक्चुअल वेट है वही आपको महसूस होगा, कब, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट कहां जाए, ऊपर। बात समझ में आई? वही सेम चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये लिफ्ट कहां आए, नीचे, तब ये ले लेना mg और ये ले लेना r, और दैट इज इक्वल टू m और a क्या है, 0, यहां पर भी r बराबर mg। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक केस आपके लिए, और वो केस क्या है कि मान लो ये ए एक्सेलरेशन से कहां जा रही थी, ऊपर। कहां जा रही थी, ऊपर। इधर देख लो, ये मान लो आप हो, ठीक। अगर आप ना भी दिए हो और अगर बॉक्स दे दिया हो, डब्बा दे दिया हो, तब भी वही लगाओगे। ठीक है, अच्छा। तो देखो, मान लो ये अ, आप हो और वो कह दे ए एक्सेलरेशन से ये कहाँ जा रही थी, ऊपर। हमेशा वेट तो नीचे काम, आपका जो आर रिएक्शन है वो ऊपर की ओर। अब ये चल रही थी ऐसे ए एक्सेलरेशन से, और अचानक से इसका जो वायर था या इसका जो धागा था या जो लोहे की चेन थी वो टूट गई। ठीक है, अचानक से टूट गई तो फ्री फॉलिंग होगा। अब अगर फ्री फॉलिंग होगा तो आपको बताना है क्या, आप अपने भार को इंक्रीज हुआ महसूस करोगे, डिक्रीज हुआ महसूस करोगे, थर्ड है भारहीनता की स्थिति होगी, और फोर्थ है आपका जो एक्चुअल में जो भार mg है सेम वही रहेगा। बात समझ में आ रही? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी, अचानक कट गया, अचानक टूट गया, टूटने की वजह से जो क्या ए था, अब वो ए रहा नहीं रहा, रहा नहीं रहा। तो अब आपको बताना है आप अपने भार को कैसा महसूस करोगे। बात समझ में आई? इसको भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने लगे, ठीक है। अब देखो यहां पर जो लिखा है वो मैं आपको बता दूं। हम्म, कहाँ था, यहीं कहीं था, कल आया था ना, मैंने कहा था लास्ट टर्न पे। चलो देखते हैं, मैं देख लेता हूँ, अभी स्लाइड आ जाएगी, स्लाइड यहीं कहीं पड़ी होगी।
और देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जितने ग्राफ हो, एक्सटी ग्राफ हो, ठीक है, उनकी आप क्वेश्चन लगा लेना। पता नहीं, चलो यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो केस समझ में आया ना? चलो केस समझ में आए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के लॉज ऑफ मोशन आप सीख गए हो, ठीक है। और लॉ ऑफ मोशन के बाद जो चीज आती है वो छोटी छोटी सी चीजें आती हैं। देखो थर्ड लॉ जानते हो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है हर एक एक्शन का, है ना। और उनके उदाहरण अगर आप देखो तो भैया जो रॉकेट है या जो जेट है वो सारे उदाहरण किसके हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ के, ठीक है। अच्छा, अब आप कहो कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है क्या उसमें इक्विलिब्रियम संबंध रखता है? तो इक्विलिब्रियम में सोचो, हमने एक ही तो फोर्स इस पर लगाया और जितना फोर्स इस पर लगाया उतना ही फोर्स मुझे बैक मिल रहा। तो जब इक्विलिब्रियम हम ड्रॉ करेंगे या संतुलन लेंगे बलों का, तो उसमें दो या दो से अधिक बल ले लेने पड़ते। यहां तो दो बल हैं ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब भी हम एक्शन जितना देंगे उतना ही मुझे क्या मिलेगा? रिएक्शन, ठीक है। इसको ध्यान देना। अब देखो जरा वैलिडिटी समझो। देखो, अच्छा आप मुझे बताओ, हम न्यूक्लियस की बात आपसे करें, है ना, या मान लो मैं टोटल पूरे एटम की आपसे बात करूं, तो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैक्रो यानी स्थूल और माइक्रो यानी सूक्ष्म। तो सूक्ष्म की जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें वो आकार लेंगे जो बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे नाभिक की बात करो तो उसका जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻⁻15 मीटर, और इसको ही हम फेंटोमीटर बोलते हैं। एटम की बात करो तो वो साइज रखता है एंगस्ट्रॉम के रूप में, मान लो 1 एंगस्ट्रॉम रखता। तो कभी भी जब हम बात करेंगे न्यूटन के लॉ की तो वहां पर हम चूंकि पढ़ रहे हैं यहां मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज नहीं करेंगे, किसका? क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करेंगे। वही देखो बताया है, इन जनरल द डिस्टेंस विच वन वर्क मस्ट बी मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, है ना, इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो क्वांटम मैकेनिक्स, देखो जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको यूज किया जाएगा। जो न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो फिजिक्स यूज करते हैं वो कौन सी होती है? क्वांटम मैकेनिक्स, वो यूज करेंगे, ठीक है। किसकी जगह? क्लासिकल मैकेनिक्स की जगह। एग्री? अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? अब जो स्पीड है ना, ध्यान देना, जो स्पीड यानी कि जो कह लो v है ना, वो c के कंपेरेबल में नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर c जो है वो प्रकाश की चाल है और कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसके कंपैरिजन में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो यूज होगी। समझ में आई बात? तो देखो वही कह रहा है, स्पीड विच वन वर्क विथ मस्ट बी मच लेस देन, बहुत कम होनी चाहिए, किससे? स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। नहीं तो हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे और क्या कह रहा है? ऑल्सो दिस इज वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली। और इनर्शियल फ्रेम आप कहोगे फ्रेम दो होते हैं, एक को बोलते हैं इनर्शियल और एक को बोलते हैं नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल की अगर बात करो तो इनर्शियल में या तो बॉडी क्या है? रेस्ट वाली चीज में, या कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करे। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। और जब एक्सेलरेटेड मोशन आएगा तब हम यूज करेंगे क्या? नॉन इनर्शियल, और क्या है? फ्रेम। बात समझ में आई? जो मैंने अभी आपको लिफ्ट टिफ्ट बताया वो नॉन इनर्शियल ही है। समझ में आई बात? लेकिन यहां पे आपको परेशान नहीं होना, आप रिजल्टेंट निकालना और जहां पर भी हो उसी के इक्विवेलेंट m × a कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर आप
फंसेंगे इनर्शियल नॉन इनर्शियल में, है ना, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। अब हम लोग के जीएस के रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो एक टॉपिक आता है लीनियर मोमेंटम, जिसको आप जानते भी होंगे, इसको हम बोलते हैं रेखीय संवेग। तो शुरू में हमने आपको 4 सिद्धांत बताए थे ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया था ना। अच्छा आप मुझे बताओ, फोर्स जो था वो आपने dp और dt लिखा था। अगर फोर्स ही 0 हो जाए तो मुझे बताओ p की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर कोई क्वांटिटी 0 है तो पक्की बात है उसका d/dt जिसका किया होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। और अगर ऐसा है तो जो p इनिशियल है वो p फाइनल होगा, तभी तो कांस्टेंट रहा, है कि नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर वन बॉडी हो तो आप लिख दोगे mv1 बराबर mv2, ठीक। और अगर दो बॉडी हो, जैसे मान लो ये हो और ये किसी वेलोसिटी u1 से जा रहा हो और मान लो ये u2 से जा रहा हो, बाद में ये v1 ले ले और मान लो ये v2 ले ले, तब भी कंबाइंड ले लेना मोमेंटम, p इनिशियल और p फाइनल, और दोनों को क्या कर देना, बराबर। अब मोमेंटम सदिश है, वेलोसिटी भी सदिश है, तो हम सदिश के रूल को यूज करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लेंगे, ठीक है। मतलब जहां फोर्स 0 होगा वहां पर जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा दूसरा मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो फोर्स की जगह जब जो टॉर्क है जो रोटेट कराने का काम कर रहा है वो 0 होगा, तो जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगुलर मोमेंटम को हम किससे दर्शाते हैं, तो जे से। किससे दर्शाते हैं, जे से, ठीक। ऐसे ही फर्स्ट वाले में एनर्जी कंजर्वेशन था कि एनर्जी को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। और वहीं पर मैंने आपको बताया था आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या, दो टाइप के फोर्सेस वाली चीज में, है ना, एक को बोलेंगे कंजर्वेटिव और एक को बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो मैंने बताया था हम जब वर्क पढ़ लेंगे तो जिस फोर्स के थ्रू हम वर्क निकालेंगे वो किसी फोर्स में पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा और किसी में पाथ पर डिपेंड करेगा। जैसे आप मुझे बताओ, आप किसी भी राह से चल रहे हो, क्या क्षण भर के लिए आपको फ्रिक्शन छोड़ता है, घर्षण छोड़ता है, नहीं छोड़ता। तो कांटेक्ट वाली जो चीज है फ्रिक्शन में, क्या वो छूटती है, नहीं छूटती। तो इन्हीं को हमको कोरिलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो भी तो फोर्स ही है, पक्की बात है वहां पर भी वर्क हो रहा होगा। तो उन्हीं कांटेक्ट बेसिस पे कह लो हम दो टाइप से फिर क्लासिफाइड करेंगे, किनको, कंजर्वेटिव फोर्स को और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। चलो आगे देखेंगे इनको। देखो लीनियर मोमेंटम कह दोगे P और ये है M और ये है V, ठीक है, ठीक। अच्छा मुझे बताओ जिसका मास ज्यादा है, समझो जैसे मैंने आपसे कहा मान लो ये थे आप M मास के और यहां और भी था एक, मान लो ट्रक, वो कितना है, कैपिटल M। तो बताओ ज्यादा मोमेंटम किसका होगा अगर वेलोसिटी सेम है तो, आप कहोगे सर मास इसका ज्यादा है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। देखो अब ये कैसी क्वांटिटी है, तो सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जहां बॉडी मूव करती है मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होती, ठीक। देखो समझो, पहली बात तो आप ये समझो जैसे ये है वेक्टर ए
और ये लगा दिया मैंने तो वेक्टर बी। मान लो ये आया वेक्टर सी। ठीक, तो देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हो? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका जो मान निकलता है वो इसकी वैल्यू परिमाण, इसकी वैल्यू परिमाण में, साथ में साइन थीटा जो कि इन दोनों के बीच का एंगल है, और एक यूनिट वेक्टर ईटा कैप लगाते हैं जो इनकी दिशा दर्शाती है। क्यों? क्योंकि ये जो गुणनफल है ये क्या है? सदिश, और सदिश में क्या होगी? दिशा। वो दिशा किसकी आएगी? इसकी। तो अगर मैंने आपसे कहा ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, तो आप बताओ सी की दिशा क्या होगी? कुछ मत करना है आपको, अपने राइट हैंड को लेकर जहां से जहां पर चल रहे, ए से बी पर जा रहे हैं ना, तो इन उंगलियों को, इन 4 उंगलियों को इसकी दिशा में रख के बी पर लाना। तो देखो अगर घुमाओगे तो अंगूठा कहां जाएगा? बाहर। कहां जाएगा? बाहर। तो यही जो बाहर की दिशा है ये, इसी को बोलेंगे हम ये। बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं कह देता सर बी क्रॉस ए, आप कहते बी, यानी अब हम अपनी उंगलियों को कहां रखेंगे? बी पर। इसको जाओ भूल, बी की रखो और ए तक आओ। तो बी से ए तक आए तो उंगलियों को घुमाया, उंगलियों को घुमाया तो बताओ कहां गया? अंदर। कहां आया? अंदर। तो बताओ बी क्रॉस ए में जो ये आएगा वो कहां आएगा? अंदर। एग्री? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तो ये कैसी क्वांटिटी है? सदिश है ना। चलो अब ये सदिश है, आगे बढ़ो। वो कहता है, न्यूटन ने इनको भी बताया था, जो न्यूटन साहब थे, ये जो मोमेंटम है उसको भी डिफाइन न्यूटन ने ही किया था। ठीक है, अब ए हैवियर भारी बॉडी हैज अ लार्जर लीनियर मोमेंटम देन अ लाइटर बॉडी मूविंग विद द वेव। आप तो वो कह लोगे P बराबर m इंटू वी है, m चेंज नहीं है, दोनों का सेम है, तो वो कह रहा है मोमेंटम भारी का ज्यादा होगा। ठीक, इसका मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक, वही तो मैंने बताया अभी रूल से। अरे भाई फोर्स था 0, तो dp अपॉन dt ही तो फोर्स होता, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, m1v1 बराबर m2v2, देखो सिंगल बॉडी के लिए बताया था ना। और अगर 2 बॉडी हो तो इनिशियल मोमेंटम जोड़ लो, फाइनल मोमेंटम जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो? बराबर। ठीक, अच्छा, अब इसके एप्लीकेशन ही पूछे जाते हैं कि अगर हम गन से गोली मारते हैं तो उसको टाइटली पकड़ते, नहीं तो झटका लगता। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरण को केवल आप देख लो। ठीक है, देखो, जब किसी बुलेट को फायर किया जाता है किसी गन से, तो जो गन है वो पीछे की ओर बहुत शार्प पुल से खिसकती है, देखो बैकवर्ड डायरेक्शन। While firing bullet, the gun must be held tight to the shoulder. बताया ना, गन से मैंने फायर किया तो मूव कहाँ? इधर, तो विपरीत दिशा में एक और थ्रस्ट लगेगा, और उसके लिए हमको उसको टाइटली पकड़ना पड़ता है। ठीक है, चलो ऐसे ही देख लो, ये भी है कि ये मान लो बोट है ना, इस बोट से आप कूदे, तो आप यहां कूदे और बोट कहाँ चली गई? पीछे। ये क्या है? बेसिकली लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन वाली चीज। ठीक है, ऐसे ही रॉकेट जब करता है तो वही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, ऐसे ही ये भी उदाहरण दिया है, मुंह से हवा को निकालते हैं, अगर आप फ्रिक्शनलेस किसी फ्लोर पर खड़े हो जाएं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, आप देखो थोड़ा सा इम्पल्स भी देख लो यहीं पर, फिर हम फ्रिक्शन शुरू कर लेते हैं। देखो इम्पल्स, सर फैमिलियर हम हैं। इम्पल्स यानी कि क्या है? आवेग। आवेग, और आवेग यानी जो फोर्स है वो बहुत कम समय के लिए लगे, तो उसी को बोलते हैं इम्पल्स आई। अच्छा, अब आई बराबर मैं एफ मान लो टी लिख दूं,
तो एफ को तो आपने लिखा था dp अपॉन dt, और ये मान लो मैं dt लिख दूं, ठीक। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, p को क्या मैं m, और इधर फिर p बराबर m इंटू वी लिख के m को मैंने बाहर निकाला, तो dv अपॉन dt ये हुआ, ठीक है। ये क्या, देखो इम्पल्स जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, उसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, देखो आई बराबर मैंने लिखा एफ और लिखा डी टी, ठीक है। और यहां फिर से लिख दो तो डी पी और डी टी और ये डी टी, ठीक है। तो यहीं से देख लो आप कि ये जो आई है ना वो चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता, ठीक है। अब यूज होगा इनका, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात मुझे बताओ, मैंने अब आपसे कहा आवेग, और आवेग की मैंने आपसे कही कि डायमेंशन बताओ, या मैंने कहा आवेग का मात्रक क्या है, तो न्यूटन सेकंड, है ना। ये है एफ और ये है टी, एफ का क्या होता है न्यूटन और ये क्या होता है सेकंड, ठीक। चलो अब देखो इस टॉपिक पर आ जाओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आप इसको बेहतर तरीके से जानते भी हो। देखो फ्रिक्शन क्या है, तो अगर आप किसी चीज को खींचो तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसका विरोध हो रहा, सामान्य लैंग्वेज में। और अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि दो बॉडीज हैं, जैसे मान लो ये है, ये देखो ऐसे में अगर रब करता हूं तो देखो हीटिंग इफेक्ट में ये गर्म हो जाता है। साइकिल हम लोग चलाते हैं तो सोचो अगर छोड़ भर दो तो साइकिल धीमे धीमे चलते चलते रुक जाती है, या अगर किसी बॉल को मैं लुढ़का दूं तो वो लुढ़कते लुढ़कते कहीं ना कहीं जाकर रुकती तो है। इसका मतलब कोई फोर्स इफेक्टिव है जो उस बॉडी के मोशन का विरोध कर रहा है। समझ में आई बात। तो घर्षण या फ्रिक्शन एक फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, और जहां पार्टिकल या बॉडी मूव कर रही है उसके विपरीत दिशा में काम करता है। बात समझ में आई। तो फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडी के मोशन का अपोज, एग्री। देखो वही सब यहां पे लिखा हुआ है, ठीक। अब हमको जो फ्रिक्शन है उसके बेसिकली टाइप पढ़ने हैं, ठीक। तो देखो अगर हम देखें तो एक कंडीशन होगी जिसको हम लोग बोलेंगे सीमांत घर्षण, या आप कह लो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। और दूसरा यहीं पर आप समझ लो सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक। जैसे देखो मेरे पास मान लो ये किताब थी, ठीक, ये किताब थी, और इस किताब की अगर बात करो तो मैंने पुल किया नहीं हुआ, पुल किया नहीं हुआ, पुल किया नहीं हुआ, और एक सिचुएशन ऐसी आई कि ये खींची, ठीक है। एक सिचुएशन आई तो ये खींची, तो जब तक ये खींच नहीं रही थी तब तक मान लो 1 न्यूटन लगाया नहीं खींची, 5 लगाया नहीं खींची, तो इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो खुद सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, है ना। तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब तक वो बुक नहीं खींची, ठीक। अच्छा, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग, 2 लगाया उसने 2, 5 लगाया 5, 10 लगाया 10, फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि जैसे ही 11 लगाया तो 10 तो खा लिया उसने और 1 से वो आगे बढ़ गया, एग्री। तो देखो इनके या जो फ्रिक्शन के टाइप हैं, देखो ये द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले, ठीक है। स्टैटिक देखो गतिक घर्षण, है ना। जब तक बॉडी मूव करने की दिशा में नहीं आई तब तक दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है ना, स्टैटिक
ठीक, अच्छा, इसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। ठीक, फिर दूसरा है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब खिसकना, स्लाइड करना। और तीसरा है लुढ़कना, या जिसको बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, तो पहले आप समझो कि जो ये जो फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक है, खुद को एडजस्ट करता है। ठीक है, दूसरा सीमांत घर्षण है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब तक बॉडी नहीं चली। ठीक है, फिर अगर बॉडी चल गई तो आप बोलोगे दो वाली चीजें, एक स्लाइड यानी कि स्लाइड कर जाए, और एक रोल यानी कि रोल कर जाए। ठीक, तो थोड़ा सोच के बताओ, इनमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसका होगा? बॉडी को चलाने में ही तो टाइम लगेगा, और एक बार अगर खिसक गई या लुढ़क गई तो जो फ्रिक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम। तो आप बताओ, यहां जो फ्रिक्शन है स्टैटिक वो क्या होगा? ज्यादा। फिर आएगा फ्रिक्शन कौन सा? स्लाइडिंग, यानी कि घिसटने वाला। और फिर आएगा जो फ्रिक्शन, और वो क्या होगा? रोलिंग। क्या होगा? रोलिंग। ठीक है, तो फ्रिक्शन तीन टाइप कभी नहीं पूछा जाता, पूछा ये जाएगा कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है तीनों टाइप में, वो सबसे ज्यादा किस सिचुएशन में होती है? आप कहोगे सर स्टैटिक, रुका हुआ। फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ होगा? तो लुढ़कने में या रोलिंग में। अगर एक ये बेंच टाइप की है, इस बेंच पर एक चीज खिसक रही है और एक चीज लुढ़क रही है, तो फ्रिक्शन स्लाइडिंग का क्या होगा? ज्यादा, और लुढ़कने वाले का क्या होगा? कम। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो यहीं पर पहले आप रूल समझ लो इनके। देखो रूल पहले आप समझ लो। एडवांटेज तो आप जानते ही होगे भाई, हम दुनिया में चल ही इसी पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। ठीक, फिर वो कहते हैं जो रस्सियां होती हैं उनमें भी फ्रिक्शन हो, इसी वजह से वो बंध पाती हैं, है ना। फिर वह कहते हैं ऑटोमोबाइल्स में जो ब्रेक है या जो गाड़ियों में जो ब्रेक है टायर में, वो लगते ही फ्रिक्शन की वजह से है। फिर कहते हैं आर्कटिक ओशियन में वो यूज करते हैं स्लेजेस फ्रिक्शन को घटाने के लिए। बर्फ पे आप कहो चल दो तो बर्फ पर नहीं चल पाओगे, फ्रिक्शन बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। तो बता रहे हैं, जैसे मान लो यही पूछ लिया कि जो स्लेजेस यूज किए जाते हैं आर्कटिक ओशियन में उनका क्या काम है। अब अगर स्लेजेस से परिचित नहीं होगे तो फ्रिक्शन वाली चीज आप क्लियर नहीं कर पाओगे। एग्री? ठीक है, तो ये हो गया आपका। डिसएडवांटेज में वही वियर एंड टीयर होगा, हीट डिसिपेट होगी। मान लो ये पंखा चल रहा है और अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, चर्र चर्र करेगा, ज़्यादा होगा तो गर्म हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो फूक जाएगा। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं, अगर साइकिल हैवी चल रही हो तो आप उसकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग करा देते हैं और साइकिल स्मूथली चलने लगती है। तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी वेस्टेज ही तो हो रही थी साइकिल को खींचने में। तो कहीं अच्छा है और कहीं खराब है। कौन? फ्रिक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? घर्षण। जो कितने प्रकार का होता है? तीन। इसका नेचर क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक, चलो अब देखो ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन कह लो या जो आपने सुने हैं वही यहां लिखे हुए हैं कि देखो जैसे अगर बॉडी ये मूव कर रही है यहां, तो फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा? इस जो मोशन है उसके अपोजिट यहां। अब अगर ये मूव नहीं कर रही तो क्या लग रहा है? स्टैटिक। और अगर मूव कर जाए तो क्या लगेगा? डायनेमिक। और डायनेमिक में अगर स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलो तो पहला है मोशन, या जो जिस दिशा में बॉडी जा रही है उसके अपोजिट काम करता है फ्रिक्शन। पहला
फिर जो सरफेस पर है बॉडी, जिस सरफेस पर, उसकी प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है। देखो उसकी क्या प्रॉपर्टी या नेचर है। जैसे एक हो रफ, क्या, रोड, और एक हो बिल्कुल ऑयल से पोती हुई रोड, है ना, या मान लो गोबर गाय ने कर दिया हो, तो आप फ्रिक्शन के अब्सेंस में ही तो फिसल के गिर जाते। केले का छिलका फ्रिक्शन को हटा देता है, जिस वजह से ही तो आप गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस सरफेस पर बॉडी मूव कर रही है उसके नेचर पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ये तो आपको पता होगा। ये देखो कहां गया, जो कांटेक्ट एरिया है ना, उससे इंडिपेंडेंट होता है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सरफेसेस। एरिया कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है, उससे स्वतंत्र होता है फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन देखो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। आप कह दो स्लाइडिंग क्या होता है ज्यादा, किससे, रोलिंग से, है ना। और देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि वो जो जो फोर्स है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जैसे मैंने आपसे कह दिया ये है बॉडी कितने मास की, एम, तो आप कहोगे वेट काम करेगा नीचे। अच्छा इसका नॉर्मल कहाँ काम करेगा, ऊपर। इसी नॉर्मल को हम आर भी लिखते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो फ्रिक्शन है ना, ये जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है। और अगर प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आप लगाओगे जिसको हम बोलेंगे म्यू, और क्या रहेगा, आर। ठीक है, अब अलग अलग कंडीशन में, जैसे स्टैटिक है तो म्यू एस, और गतिज वाला है तो म्यू के। और गति में कौन होगा, या तो स्लाइड करेगा या रोल करेगा। तो जिस हिसाब से दिया होगा हम उसी हिसाब से वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे आप समझ लो। ठीक, अभी मैंने ब्लॉक के क्वेश्चन कराए थे, वैसे ही मान लो ये ले लिया मैंने, यहां फोर्स लगा दिया मान लो 10 न्यूटन का, है ना, 10 न्यूटन का। और मैंने कहा ये जो सरफेस है ये चिकनी नहीं है, फ्रिक्शन से युक्त है। तो अगर मूव ये यहां करेगा तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा, यहां। और मूव कर रही है तो क्या काइनेटिक ले लूं मैं, काइनेटिक ले लूं, तो वो कहेगा बताओ एक्सेलरेशन कितना है। अगर इसका मास दिया हो 5 किलोग्राम। अभी स्मूथ सरफेस के लिए मैंने बताया था, यहां पर मैंने फ्रिक्शन से युक्त सरफेस या सतह ले ली, तो मुझे बताओ ये किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, आप कहोगे ये भी फोर्स है, और मुझे बताओ फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो म्यू होता है, और साथ में क्या बताया, आर। अच्छा अगर इसका मास कितना है 5 kg, तो बताओ इसका जो वेट है वो कहाँ काम करेगा, नीचे। तो 5 में आप जी का गुणा कर दो यानी 50। ठीक, मान लो यहां 100 कर दो नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा अब ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की ना होके काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन की है। तो बताओ एक फोर्स इधर और फ्रिक्शनल फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट तो उसी ओर है जहां बॉडी मूव कर रही है। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स 100 में से माइनस के म्यू आर, और यहां म्यू अगर मान लो वो आपसे कह दे म्यू काइनेटिक कितना है, 0.2 है। कितना है, 0.2, 100 म्यू तो 0.2, और आर, आर कितना आया है mg के बराबर, और कितना है mg 50 बराबर, यही तो नेट निकला। और इसी को m इंटू ए के बराबर कर दो, m कितना है 5 और a मुझे निकालना है। तो देखो 100 में से 50 दूनी 100 और 1 पर शिफ्ट करोगे तो 10, ये क्या आया 5a। तो बताओ 90 बराबर 5a, तो a बराबर 90 अपॉन में 5।
5 1 जा 5 और 5 8 40। मतलब इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। एग्री? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहूं तो एक फोर्स यहां लगा दो, मान लो 50 न्यूटन का, और कितना एंगल बनाते हुए 30, तो भी आप एक फोर्स को ले लेना, इसका कॉस में घटक तोड़ देना, दोनों को जोड़ के फ्रिक्शन जो कि अपोजिट दिशा में है उसको घटा के रिजल्टेंट लगा के और m इंटू ए का फॉर्मूला लगा के ए को निकाल लेना। ठीक है, चलो बाकी देखो ये प्रॉपर्टीज या जो इनके वो है ना, वो सब आप आते होंगे। जो आपके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एक ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक ही है, ये ब्लॉक, इसको हम धक्का दें और इसको हम यहां से और खींचें, एक को बोलते हैं पुश, धक्का देना, और एक को बोलते हैं पुल, खींचना। तो बताओ पुल और पुश में जो बेहतर कंडीशन होगी वो हमारे लिए कौन सी होगी? किसी चीज को पुल करना या किसी चीज को धकेलना, दोनों में अगर फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल कौन होगी, मतलब इफिशियंसी किस में ज्यादा आएगी? ठीक, ये है क्वेश्चन। अब यहां तो जो लिखा है वो आप जानते होगे, लुब्रिकेंट स्नेहक लगा दो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग को अगर हम रोलिंग में चेंज कर लें तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा, इसीलिए बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग का यूज करते हैं। अब वो कहे वो करता क्या है सर? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट करता है? रोलिंग फ्रिक्शन में। चलो, अब वो कहता है भाई सोप सॉल्यूशन ले लो तो भी हम फ्रिक्शन को कर लेंगे कंट्रोल। पाउडर, अब पाउडर का मतलब कैसा? कैरम खेलते, कैरम तो उसमें पाउडर छिड़कते हैं, क्यों? फ्रिक्शन लेस हो जाता, बहुत स्मूथली जो क्वीन है, कवर है या जो स्ट्राइकर है वो मूव करते। ठीक, वैसे ही बहुत देखो लिखा हुआ है, बहुत जो हाई स्पीड के विमान चलते हैं ना, है ना, उनका शेप कुछ ऐसा बनाया जाता है, देखो ये स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड शेप बनाया जाता है कम वेलोसिटी वाले यानों का, ज्यादा वेलोसिटी वाले यानों का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? पूछ लिया। आप कहोगे स्ट्रीमलाइंड बनाते ही है कि एयर का जो फ्रिक्शन है उसको काफी हद तक कम किया जा सके, क्योंकि एनर्जी खर्च होगी ना अगर फ्रिक्शन एयर का कंसीडर होगा तो। ठीक, अच्छा, एक आपके ही पीसेस में आया था, एक है पंख, है ना, और एक दूसरा था, मान लो क्या, मान लो कागज ले लो, ठीक, और एक कोई ले लो लकड़ी ले लो, मान लो पतली सी लकड़ी, ठीक, और इनको मैंने वैक्यूम पर, ध्यान देना वैक्यूम यानी निर्वात, है ना, और निर्वात वो होता है जहां मीडियम नहीं होता, वहां पर मैंने इनको ड्रॉप कराया। आपको बताना है कि इस सरफेस पर जब ये तीनों आएंगे तो पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, और उसके बाद में कौन आएगा? बताओ कौन आएगा? आपको देखो पता लगाना चाहिए, या आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर जो मीडियम ले रहे हो ना वो ले रहे हो निर्वात, है ना, तो फ्रिक्शन वाली कंडीशन तो है नहीं, एयर की मौजूदगी तो है नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन नहीं हो यूज होगा, और ग्रेविटेशन जब हम देखेंगे तो आप कहोगे ये है mg और यही होता है g, m, e मास, और ये r। तो मास कितना भी लो, वहां जहां आप हो, अगर मान लो चंद्रमा है तो वहां g तो सेम ही होगा, और फ्रिक्शन एयर वाली चीज उपलब्ध ना होने की वजह से नहीं है, तो तीनों कहां गिरेंगे? सेम समय पर ही गिरेंगे। बात समझ में आई?
सेम समय पर ही गिरेंगे। ठीक है, चलो प्रीवियस ईयर देखा करो, थोड़ा पढ़ा करो, है ना। क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, खासतौर से अगर यूपीएससी के ही शुद्ध क्वेश्चन आप साइंस का फिजिक्स का लो ना, तो एक ही क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा। जैसे कल मैंने जो सिक्का वाला बताया था वो आपका सिविल का ही क्वेश्चन था। ये जो मैंने लिफ्ट का बताया ये भी आपका सिविल का ही क्वेश्चन है। ये जो मैंने अभी हाल पंख वाला क्वेश्चन बताया शायद ये भी आपका सिविल का ही है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं काई में। आपके यूपीएससी जो भी पेपर कराता है, जैसे आप एनडीए का पेपर देखो, उसमें बहुत अल्टीमेट साइंस पूछता है, 20 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, और उनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हो जाती है ना। चलो फ्रिक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक, इंक्रीज द, वही सब लिखा। देखो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं कि पुलिंग और पुशिंग में कौन बेहतर है, उसको आप देखो, देखो समझो। मैंने आपसे कहा देखो ये है एक ब्लॉक, देखो ये है आपका एक ब्लॉक, पहले आप उसको धकेल रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और सेकंड केस में यही है ब्लॉक, इस बार आप इसको पुल कर रहे हो। ठीक, कौन बेनिफिशियल है, मतलब सुविधाजनक कौन सा यहां पर प्रोसेस होगा। ठीक, देखो देखो इसका मास होगा, इसका भी मास होगा, ये मास वेट के तौर पर नीचे काम mg करेगा, इसका आप नॉर्मल खींचो तो इधर आएगा, सेम चीज अगर यहां करो तो mg नीचे आएगा, इसका भी नॉर्मल कहां, ऊपर आएगा। अच्छा अगर इसको मैं थीटा ले लूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस थीटा, जैसे मैं अगर ये लेता हूं f, तो ये आता है f cos थीटा, और ये आता है f sin थीटा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, देखो चेंज ही तो है, जो दिशा है वो चेंज ही तो है, तो आप कहोगे इधर की ओर f cos थीटा लगा, और देखो इधर था ना, तो इधर की ओर नीचे की ओर ही समझना, इसका एक घटक यहां नीचे, और वो कितना होगा f sin थीटा। समझे। तो अब मुझे बताओ जो नॉर्मल है n, वो इस कंडीशन में देखो mg नीचे और f sin थीटा नीचे, mg और f sin थीटा, ये आया। अब मुझे बताओ, आप कहोगे सर हमने फोर्स लगाया, लग जाने दो, जो ये जो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो क्या है, F cos थीटा, और वो म्यू और R के बराबर होता है ना, और R अगर तुम देख के बताओ यहां कितना है, तो R जो है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल कितना आ रहा है, एम जी प्लस F sin थीटा, यही तो आ रहा, यही तो है फ्रिक्शनल फोर्स, यही तो है। अरे यार ये फ्रिक्शनल फोर्स F फ्रिक्शन है कि नहीं। अच्छा हेलो, हमारे पास है दे, रुको रुको, हाँ तो ये आया ना फ्रिक्शन म्यू इंटू आर के रूप में। अच्छा यहां मुझे बताओ, आप कहोगे सर ये फोर्स लगाया, वही सेम थीटा था, इधर की ओर क्या आया एफ कॉस थीटा, और इधर की ओर क्या आया, ऊपर की ओर आया एफ साइन थीटा। देख के बताओ, ये हवा में तो उड़ नहीं रहा, मतलब अपर जो फोर्सेस के कंपोनेंट हैं वो डाउनवर्ड के बराबर होंगे। तो मुझे बताओ एफ साइन
थीटा प्लस के एन बराबर कितना आया एम जी। अगर ऐसा आया तो मुझे बताओ नॉर्मल यहां से कितना निकला एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और फ्रिक्शन क्या होता है तो फ्रिक्शन होता है म्यू आर। ठीक, तो देखो दोनों के केस में म्यू तो देखो सेम है, म्यू तो सेम है, लेकिन यहां पर एम जी के साथ कोई क्वांटिटी जुड़ रही और यहां पर एम जी के साथ कोई क्वांटिटी घट रही। तो बताओ हमें जितना कम फ्रिक्शन मिलेगा उतना बेहतर है, क्योंकि हम तो ब्लॉक को बढ़ाना चाहते आगे। तो इसी वजह से ये है कम। देखो यहां म्यू है ना, और आर अगर लिखना चाहो तो एम जी माइनस के एफ साइन थीटा। तो ये हुआ कम और ये हुआ ज्यादा। कहां अच्छा है फ्रिक्शन ज्यादा कि कम? हमें तो ब्लॉक को आगे बढ़ाना है, वहां है फ्रिक्शन कम। इस वजह से पुलिंग बेहतर होता है किससे? पुशिंग यानी धक्का देने से। वही लिखा हुआ है कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। अब देखो ये तो लाइन है और उसी का यहां पर ये जस्टिफिकेशन है। ठीक है, चलो वही लिखा है। वाइल पुशिंग देयर इज वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट एक्टिंग डाउनवर्ड। बताए ना, फोर्स का एक कंपोनेंट कहां? डाउनवर्ड, जो कि जुड़ जाता है किससे? वेट ऑफ द बॉडी से, बॉडी के वेट से जुड़ जाता है। इसी वजह से हमको मोर फ्रिक्शन अपोज करना पड़ता है एफर्ट के साथ, फ्रिक्शन बढ़ जाता। तो देखो यहां पर वो बना सकता है आपके लिए स्टेटमेंट कि जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है या वो घट जाता है ना। ठीक, तो ये याद रखना आप। चलो चलो, यहां एनर्जी वाली चीज थी ना। हम्म, देखो सर्कुलर मोशन के पहले आप वर्क समझ लो और वर्क के पहले एनर्जी समझ लो आप, है ना। देखो पहले जो मैंने आपको बताया कि संरक्षी और असंरक्षी, संरक्षी मतलब जो कंजर्व रहे और असंरक्षी जो कंजर्व ना रहे, है ना। तो तू पहले लिख दिया मैंने कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे अभी के सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, चार फोर्सों में से कौन सा फोर्स असंरक्षी है? कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी और नॉन कंजर्वेटिव यानी कि असंरक्षी। अब किसी भी कोड से आप याद कर लो, ठीक। बस देखो, एक फोर्स कंजर्वेटिव कहा जाता है अगर वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो आपसे मैंने कहा कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल, संरक्षी बल जो है ना, उसके द्वारा जब हम काम करेंगे, जो काम करेंगे वो फोर्स के द्वारा ही तो करेंगे। वो डिपेंड करेगा यानी निर्भर रहेगा किस पर? ओनली, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। आप किस राह से जा रहे हो, आप कितना घूम रहे हो, उस पर फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। वो कहेगा कि हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के जो बीच में दूरी है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक, अभी मैंने आपको बताया घर्षण। तो जब भी आप जिस पाथ से भी आप जाओगे, पक्की बात है वहां पर फ्रिक्शन तो काम करेगा। मतलब चाहे इनिशियल हो, चाहे फाइनल हो, चाहे पाथ में कोई भी पॉइंट आए, वहां पर हम यूज लेंगे फ्रिक्शन का।
तो फ्रिक्शन कैसा बल हुआ? असंरक्षी। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन फुल पाथ ऑफ द बॉडी। जबकि आपने सुना है 3 फोर्सों के नाम, देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है, 2 मास है, आकर्षण का बल काम करता है। तो वो जो फोर्स है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही यूज होगा जब हम वर्क डन निकालेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक, सर चार्ज अगर प्लस है, चार्ज अगर माइनस है, तो अगर सेम है तो रिपल्सन देते हैं, अपोजिट हैं तो अट्रैक्शन आता है। तो इन पर भी जो वर्क निकालेंगे वो भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा भी ले लो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो जब भी वर्क डन वाली चीज पाथ पर डिपेंड ना करे, कह देना आप कौन सा है? कंजर्वेटिव, संरक्षी। ठीक है, या आप समझ लो फ्रिक्शन में देखो कांटेक्ट का यूज होता है ना, लेकिन यहां पर क्या कांटेक्ट वाली कोई चीज है? तो आप कहोगे संरक्षी बल कांटेक्ट फोर्स नहीं होते, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी जो बल है वो कांटेक्ट फोर्स होते हैं। लो, इस टाइप से कौन सा कांटेक्ट फोर्स नहीं है? आपको कह दिया उसने श्यान बल, है ना, आपसे उसने कह दिया घर्षण बल, और एक कह दिया आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युतीय बल, और इनमें से कोई नहीं। तो जो श्यान है ना, वो भी एक प्रकार का फ्रिक्शन ही है, और वो फ्रिक्शन जो है ना वो तब लगता है जब लेयर एक दूसरे के ऊपर चलती हैं। किसकी? वाटर की या किसी भी लिक्विड की चलती, तो वो भी देखो कांटेक्ट फोर्स है। इस वजह से क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। और यहां पर कांटेक्ट वाली कोई फिनोमेना है ही नहीं, इस वजह से ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलो इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, अब बात आती है एनर्जी की। तो एनर्जी क्या है? आप कहोगे कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, या शॉर्ट रूप में कार्य एक प्रकार की ऊर्जा ही है, या ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही है। ठीक, देखो यही लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दिशा वैसा की जरूरत ना वर्क में और ना एनर्जी में होती है, और इसकी जो मात्रक है वो क्या है? जूल। ठीक, अब जो एनर्जी है वो बहुत सारे रूपों में पाई जा सकती है। जैसे शुरुआत की पहली क्लास में ही मैंने बताया था, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो आपने कहा सर काइनेटिक एनर्जी ले लो जो होती है मोशन की वजह से, और एक ले लो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्थिति की वजह से, है ना। दोनों को जोड़ दो, वही कहलाती है आपकी क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना, कहलाती है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं देखो भैया मैकेनिकल एनर्जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो यही क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे वो कह दे यहां पर एक बॉडी रुकी हुई है, हाइट कितनी है? h। आपसे कह दे यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो बताओ गति है? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? m g और h। और इसी में एक रूल आता है कि अगर बॉडी को हम ऊपर से नीचे तक लाएं तो हर एक पॉइंट पर, चाहे यहां एक पॉइंट हो A, चाहे यहां हो B, यहां हो P और यहां हो Q, हर एक पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, वो क्या होती है? संरक्षित, या होती है कंजर्व। एग्री? इसी से बना के वो क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। अभी हम आते हैं यहां, देखो टाइप ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी हुआ, फिर आपका बहुत सारी देखो दी है ना हीट एनर्जी, ऊष्मा की वजह से जो काम करता है वो
हीट एनर्जी। धूप में खड़े हो जाओ अब तो पता चलेगा कि हाँ गर्मी है ना। मतलब हीट भी एनर्जी है ना। ऐसे ही साउंड भी एनर्जी है ना। ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ऊर्जा है ना। साउंड के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? माध्यम की। माध्यम के कण किस टाइप से वाइब्रेट करते हैं साउंड में? तरंग संचरण के लंबवत या तरंग संचरण की ही दिशा में? अगर दिशा में कंपन करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, मोमेंटम को ट्रांसफर करेंगे, तभी ये जो कही बात है ये आपके कान के पर्दे तक पड़ेगी। वाइब्रेशन होता है, अप एंड डाउन नहीं। ठीक है, चलो। लाइट भी एनर्जी है ना। और फिर देखो बहुत सारी है केमिकल एनर्जी। ये बताया मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब काइनेटिक बोल दिया, मोशन की वजह से हो तो वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। कितना लेती है? ½ mv² फॉर्मूले को कंटेन करती है और इसको हम काइनेटिक एनर्जी की से। सर क्या एम से गुणा और एम से भाग कर दूं? तो देखो ये m इंटू वी पी होता है ना। तो बताओ p² अपॉन 2m दैट इज इक्वल टू k हुआ। तो p² बराबर 2mk आया कि नहीं आया? अच्छा, वो कह देता है यदि मोमेंटम दुगना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो मोमेंटम अगर दुगना करोगे तो p की जगह यदि 2p करोगे तो ये हो जाएगा 4p² और उधर ये हो जाएगा 2m होगा। तो p² अपॉन 2m का कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब पुरानी काइनेटिक एनर्जी की कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। अच्छा, अब देखो थोड़ी सी यहां पर छोटी सी अंकगणित लगती है, वो भी आप यही समझ लो। देखो आपने बहुत सारे फॉर्मूले जाने है ना। ठीक, अब जैसे देखो आपने मान लो नॉर्मल सा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्षेत्रफल। ऐसे ही पढ़ा है और आप जानते हो परसेंटेज बेस पे वो कह दे, क्या कह दे कि अगर इस फर्श की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दें तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, ये तो आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं तो वो कहेगा 25% हमने इंक्रीमेंट ले लिया लेंथ और 50% इंक्रीमेंट ले लिया किस पर? वृद्ध पर। तो आप परसेंटेज को कन्वर्ट करना जानते हो, 25/100 ले लो, 50/100 ले लो। इससे इसको काट दो 4 बार, इससे इसको काट दो 25 दूनी 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अब देखो वृद्धि हो रही ना तो यहां प्लस ले लो, यहां प्लस ले लो। ठीक, तो पहले लेंथ कितनी थी? 4, एक बढ़ के कितनी हो गई? 5। पहले कितनी थी? 2, बढ़ के कितनी हो गई? 1, 3। ये सिखाया होगा आपको मैथ में कि 5 3 जा होता है 15 और 4 दूनी होता है 8। तो देखो पहले ये क्षेत्रफल बाद में ये, तो देखो इजाफा हो गया ना। किसका? 7 का। किस पर? 8 पर। और गुणा कितने का? 100 का। यही तो करते हो। सेम यहां पर चीज मोमेंटम रिस्पेक्ट में भी दी रहती। ठीक, वहां पे भी आप यही करोगे। अगर मोमेंटम चेंज कर दे, जैसे कह दे किसी बॉडी के संवेग में 25% की वृद्धि की जाती है तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन बताओ कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या आप कोई रिलेशन जानते हो? हाँ सर, k बराबर p²/2m, ये मुझे पता है। अच्छा, अब क्या मास चेंज हो रहा है? नहीं, तो बिल्कुल ऐसे ही लिख लो, ये है k, ये p² और ये 2m। ये तो चेंज नहीं हो रहा, तो देखो p
25% का वृद्धि ले रहा है ना, तो 25/100, 1 ये 4, तो 4 से 1 बढ़ के 5। अब देखो यहां 2 पी है, P इंटू पी ही तो है, फिर 4 से 5। मुझे बताओ कि P गुणा P ही तो है, तो बताओ पहले कितना 16, बाद में कितना 25। 16 से वैल्यू कितनी हुई 25, कितनी बड़ी 9, 16 और परसेंटेज निकालना है तो 100। यही तो चेंज हुआ, किस पर, पुराने वाले पर, और गुणा 100। काट कूट लेना, आंसर आ जाएगा आपका 16 छक्के 96, 4 बचा, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 9 छक्के 54, है ना, कुछ वही 56 दशमलव समथिंग आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, ये आया हुआ है, आप देखना प्रीवियस ईयर में। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो वो स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टली सर्किल में, हॉरिजॉन्टली सर्किल में जैसे देखो ये, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टली सर्किल ऐसे, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सर्किल। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो वो कह रहे हैं हॉरिजॉन्टली जब एक सर्किल में बॉडी को मूव कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी सेम होती है हर पॉइंट पे। देखो कोई बॉडी है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कराएं तो काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पर सेम होती है, बट अगर इसे मूव कराएं वर्टिकल सर्किल पर, ये ऊर्ध्वाधर सर्किल पर, तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक, इसको याद कर लेना। ये देखो मैंने अभी हाल स्टेटमेंट के रूप में था, एलेबोरेट करके समझा दिया। अच्छा, कहां कहां यूज होता है, जहां गति है उसका यूज करके एनर्जी को बनाना है। तो विंड मिल है, जहां तेज हवाएं चलती हैं, ब्लेड लगा दी, काइनेटिक एनर्जी ब्लेड को रोटेट कराने में चेंज होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर गई। टरबाइन नाम सुने होंगे, बहुत ऊंचाई से, वो तो पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। देखो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बदलती तो है एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी में ही। देखो बांध जो है ना, उनमें जो रुका हुआ जल है उसका अगर लेवल बढ़ता जाए तो आप कहोगे मास है और जी है और हाइट भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का यूज होगा। लेकिन जब वो ब्लेड पे गिरेंगी तो उस मास या वाटर में काइनेटिक एनर्जी ही तो है ना, और वही क्या करेंगी, टरबाइन को चलाने का काम करेंगी। वही लिखे हुए हैं और बताया देखो, एक बुलेट है, मारा और वो गत्ते में जाके घुस गई, तो देखो वो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का ही तो चेंज हुआ। देखो ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स, भेद देती है टारगेट को, किसके कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण, है ना, स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी आप जानते हो, स्थिति के कारण किसी बॉडी में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। धनुष था, उसके धागे को खींच के हमने बाण को लेके चलाया, तो बाण में जो एनर्जी आई वो पहले स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित थी, उसी ने गति दी। गुलेल ले लो, है ना, स्प्रिंग को दबा दो या स्प्रिंग को खींचो तो जो एनर्जी है वो कंजर्व हुई ना, संरक्षित हुई और वही वर्क करेगी। देखो अब देखो, ये तो देखो सिंपल है, सब 8 9 में आपने पढ़ी होंगी। ठीक, देखो हमने आपको बताया, क्या बताया, अभी आगे बताते भी हैं, वर्क, है ना। तो अगर किसी बॉडी में हम कोई फोर्स लगा दें और वो अपनी स्थिति में परिवर्तन को दिखाए, तो फोर्स और उसमें जो विस्थापन हुआ है उसके गुणनफल को हम वर्क बोलते हैं। वर्क कैसी राशि है, आप कहोगे अदिश, और अगर मैं फिर से वही सेम ब्लॉक ले लूं
और अगर फोर्स यहाँ लगा दूं और ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाए तो जिसकी वजह से आया होगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। अगर ये डिस्प्लेस किया है एस तो मैं लिखूंगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। यही क्या है, वर्क। तो जनरली हम लिखते हैं एफ डॉट एस किसको, वर्क को। और एफ डॉट एस में एफ क्या है, फोर्स, और एस क्या है, दूरी या विस्थापन। ठीक, ये है स्केलर यानी कि अदिश क्वांटिटी। अच्छा, अब देखो, हमने आपसे कहा आप एंगल लोगे, है ना। तो देखो यहां पर मान लो ये ब्लॉक था, है ना, और हमने इसको उठा के, ध्यान देना, हमने इसको उठा के कहां ले गए, एच हाइट पर। ठीक, तो जो वर्क डन बाई मी है, मेरे द्वारा जो किया गया वर्क है वो कितना होगा। ठीक, दूसरा, ये यहां पर पहुंच गया, जो इससे कितनी हाइट पर है, कह दोगे एच। तो दूसरे केस में पूछा गया वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी जो खींचने का काम करती है उसने कितना काम किया वो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत, तो जिसके द्वारा निकाला जाए हम उसी को कंसीडर करेंगे। देखो हमने इसको उठा के कहां मूव किया, एच हाइट पर, ध्यान से समझना। तो मैंने जो काम किया वो एम जी एच के तौर पे, एम जी इसको उठा के ऊपर लाए, फोर्स ऊपर ही तो लगा रहे थे। तो देखो ये कहां आया, एम जी, और देखो एच कहां ले जा रहे हैं, ऊपर। तो फोर्स भी ऊपर और हाइट भी वही, डिस्प्लेसमेंट सेम जगह। तो एम जी एच और क्या आएगा, कॉस जीरो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम जी एच। ठीक है। अच्छा, अगर उसने इसी में पूछा होता वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो मुझे बताओ ग्रेविटी यहां पर अगर ये ब्लॉक होता तो उसको पुल लगा के कहां खींचती, नीचे। कहां खींचती, नीचे। तो मुझे बताओ नीचे एक फोर्स है एम जी और हाइट देखो कहां है, ऊपर। तो बताओ दोनों का जो एंगल होता वो कितना होता, 180। तो बताओ बाई ग्रेविटी के लिए एम जी एच कॉस 180, और ये कितना आता, तो ये आता माइनस के एम जी और, बात समझ में आई। ठीक है, तो वो पूछता है, इनको भी अब क्वेश्चंस आप लगाओगे और क्लियरिटी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो कह रहा है जब किसी बॉडी को अपवर्ड हम प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो देखो शुरू में यहां इस पॉइंट पर अगर आप मुझे बताओ हाइट है, नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं। लेकिन फेंक रहे हैं तो पक्की बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। अब धीमे 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 होते हुए एक सिचुएशन आएगी जब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्या, मैक्स से कम। ठीक है, तो वो कह रहा है जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन चेंजिंग टू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। नीचे से ऊपर फेंको तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होती है, और अगर ऊपर से नीचे लाओ बॉडी को तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। ये स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छा, क्या पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा धीमे धीमे बढ़ती है, बिल्कुल। और ऊपर से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली धीमे धीमे घटती है, बिल्कुल। इसी में रूल, पूरी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग है किसी भी इंस्टांस पर, वो क्या होता है, कंजर्व। क्या होता है, कंजर्व। उसी को देखो अब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गई। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो जो क्या है, पोटेंशियल में सिमिलरिटी, वो भी समझ में आ गई। एक मिनट।
ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हो गया। अब देखो क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या उपयोग यूजेस हैं, है ना। पहले हम लोग जो यूज करते थे ना अलार्म घड़ियां, उनमें हम बार बार मोड़ 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 के वर्क करते थे और वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता था, और एक इंस्टांस पर, एक क्षण पर वही स्थितिज ऊर्जा टिक 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 करने में काम यूज हो जाती थी। ठीक, देखो वही लिखा हुआ है, देखो वो है, वही खींच देते हैं और छोड़ते हैं तो किसी बहुत तेज वेलोसिटी से वो जो बाण है या वो जो धनुष पे चढ़ाते हैं ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। किसकी वजह से? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ऐसे ही रुके हुए पानी की जो डैम में रहता है, उसको हम टरबाइन पर दौड़ाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी वाली चीज अपनी है खत्म, है ना। अब देखो ये देख लेना आप कि कौन सी एनर्जी किस रूप में रूपांतरित होती है। ऐसे मैं अगर आपसे कहूं, देखो जो सन की एनर्जी है ना, वो एक्चुअली में देखा जाए तो सन की जो एनर्जी है उसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम लोग किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही जो सेल यूज होता है जो नॉर्मल, जो मैंने अभी चेंज किया, उसमें रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा में, है ना। अच्छा, वैसे ही अलग अलग पूछा है, सब में अलग अलग दिया। देखो देखो हीट इंजन में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, हीट इंजन की एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करते हैं। ऐसे ही सन में रेडिएंट एनर्जी, है ना, वो तो ई बराबर एम सी स्क्वायर आ गया। इलेक्ट्रिकल हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी, है ना। तो इनके बुक्स में ब्लॉक दिए रहते हैं, उन ब्लॉक को एक बार आप देख लेना। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, लो ये डायनमो नाम सुना होगा आपने, ठीक है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और दो ऑप्शन ले लो। ठीक, हाथ को रगड़ते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, देखो, और मसल्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट कंजर्व टू मैकेनिकल मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक, देखो ये तो थ्योरी बेस्ड है ना, जानते होंगे। देखो इधर देखो, ये है काम की चीज। शुरुआती दौर में ये माना जाता था कि मास और एनर्जी अलग अलग है, लेकिन आइंस्टीन जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये अलग अलग नहीं है, ये कन्वर्टेबल है। मास को एनर्जी में और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 1 ग्राम आप मास लो, उसको जलाओ, तो जो ज्वाला निकलती है, जो इक्विवेलेंस दर्शाती है सी से रिलेट करके, है ना, तो वो होता क्या है? तो वो आता है ई बराबर एम सी स्क्वायर। मतलब आप कह लो, अगर हम एम लिखें तो वो ई अपॉन सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब ये आप मास लोगे और ई अपॉन सी स्क्वायर रखोगे तो वो दोनों इक्विवेलेंस को दर्शाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पर एक बात हम लोग की आई थी कि हम लॉज ऑफ मोशन को जब देखेंगे तो उन लॉज ऑफ मोशन को तब देखेंगे जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम होगी, किससे? सी से। लेकिन जब ये बराबर या लगभग बराबर आएगी सी से, तो हम रिलेटिविटी लगाएंगे। इसकी? आइंस्टीन की। और आइंस्टीन की रिलेटिविटी के तहत मास चेंज होगा और वो कुछ आएगा एम नॉट 1 - v² अपॉन c²। अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही कोई मास भागे जिसका इनिशियल मास एम नॉट हो, तो मुझे बताओ, एम नॉट तो हुआ ये, और अंडर रूट में 1 - c², ये 1 - 1 0, और एम नॉट ओवर 0, और ये कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब अगर कोई मास है वो वेलोसिटी
ऑफ लाइट से गति करे तो उसका जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर? इसी पर अगर मान लो वैल्यू दे दे 0.8c, तो फिर वो पूछेगा कि अब m कितना हो जाएगा। वही सेम एनर्जी में लगता है, और यहां एनर्जी होती है ई नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है? और अगर लेंथ की बात करो, ये मान लो रॉड है और इसको मैंने आगे बढ़ाया वेलोसिटी ऑफ लाइट, वहां पर फॉर्मूला चेंज होता है, और वो एल जो आती है वो एल नॉट और सीधा आती है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई। तो जो आज हमने टॉपिक देखे वो मैकेनिक्स में ही लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, वर्क ही समझा, एनर्जी ही समझा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग कल की क्लास में या जो अपकमिंग क्लास है उसमें देख लेंगे। ठीक है? इतनी जो चीज डिस्कस हो गई उनको आज आप बेहतर तरीके से निपटा लेना। ठीक है? तो आज रहने देते हैं इतना ही, बाकी देखते हैं हम लोग कल की क्लास में।